हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज इस क्लास में आप मेरे साथ स्टडी करेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जो कि पूरी तरीके से यूपीएससी 2024 के लिए डेडिकेटेड की गई है और जिसमें हम लोग कर रहे हैं दोस्तों फुल टेस्ट सीरीज। और ये हमारा होगा टेस्ट नंबर 12, जो कि फुल टेस्ट से रिलेटेड है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 7-8 वीडियोज़ में यानी 7-8 टेस्ट पेपर सब्जेक्ट वाइज कराए थे और लगभग 4 टेस्ट पेपर मैंने फुल करा दिए हैं और ये 5वां हमारा फुल टेस्ट पेपर होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे फुल टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। तो ये सारे के सारे आपको टेस्ट पेपर पीडीएफ के रूप में भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, जिसको मैं पोस्ट कर देता हूँ एग्जाम के बाद, मतलब क्लास के बाद, और आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ आपको इसकी क्लासेस के माध्यम से ये समझ में आता है कि यूपीएससी में किस प्रकार का जो है कि पेपर पूछा जाता है और किस एक छोटे छोटे शब्दों से, स्टेटमेंट से आपके प्रश्न को गलत करा दिया जाता है। तो वो चीज़ें आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हो और साथ में अगर आपने पहले से ही टेस्ट पेपर किया हुआ है तो यहाँ से आप एक नए अप्रोच के माध्यम से इसको रिवीजन कर पाते हो और किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं ये भी चीज़ सीख पाते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार हो तो फॉलो कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब यहाँ पर आप पहला प्रश्न देखेंगे, क्या कह रहा है आपसे पहले प्रश्न में, आसियान के बारे में बात कर रहा है, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सहित 12 सदस्यों का एक क्षेत्रीय समूह है, तो पहली बात गलत हो गया। अभी तक आसियान में जो टोटल देश हो चुके हैं अब 11 हो चुके हैं। पहले जब इसकी स्थापना की गई थी, जब इसकी स्थापना हुई थी, तब इस समय केवल 5 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। कितने कंट्रीज ने? 5 कंट्रीज ने। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके 5 अलग अलग कंट्रियां और जुड़ गई और अभी हाल ही में पिछली साल 2023 में आप देखोगे, शायद 2024 में, सॉरी, ठीक है, वहां पर देखोगे एक और कंट्री इसमें ऐड हो जाती है जिसका नाम होता है तिमोर लिस्ते। क्या नाम है उसका? तिमोर लिस्ते। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 11 कंट्रीज हो गई। हाँ, तिमोर लिस्ते की जो राजधानी है दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली, यहाँ पर जो है कि राजदूतावास खोलने की घोषणा भारत सरकार ने कर दी है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस आसियान का सर्वोच्च रक्षा सरकारी सलाहकारी और सहकारी तंत्र है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आसियान का जो आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग्स होती है ना, डिफेंस को लेकर, रक्षा को लेकर, तो इसमें जो सलाहकारी और सहकारी तंत्र ये सर्वोच्च स्तर पर माना जाता है। तो केवल और केवल दूसरा स्टेटमेंट ही आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। डिजिटल और सतत व्यापार सुविधा पर वैश्विक सर्वेक्षण 2023 के बारे में आपसे बात की जा रही है। क्या पूछा जा रहा है? यह विश्व व्यापार संगठन द्वारा वर्ष में 2 बार किया जाने वाला सर्वेक्षण है। तो यहीं पर आप इसको क्या करेंगे? गलत घोषित कर देंगे। कैसे गलत घोषित करेंगे? क्योंकि पहली चीज आपको ये गलत करना है कि ये एक वर्ष में, कहाँ लिखा है, ये वर्ष में 2 बार नहीं होता है बल्कि 2 वर्ष में 1 बार होता है। और इसके साथ साथ इसमें 5 संस्थाएं शामिल होती हैं जो यूएनओ की संस्था होती है, संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय आयोग जो होते हैं ना, वो संयुक्त रूप से इसे जारी करते हैं। जैसे आप एक देखोगे अफ्रीका के लिए जो आर्थिक आयोग है, या फिर यूरोप के लिए एक आर्थिक आयोग हो गया, लैटिन अमेरिकी देशों के लिए आर्थिक आयोग, एशिया प्रशांत महासागर जो देश है इनके लिए सामाजिक आर्थिक आयोग। तो ऐसे करके जो 5 संस्थाएं हैं संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत, संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, तो उसमें जो है कि ये चीजें करते हैं। तो पहला तो गलत हो गया। दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, बिल्कुल सही बात है। और भारत ने व्यापार सुविधा में महिलाएं घटक के लिए स्कोर में पर्याप्त सुधार किया, यह भी सही बात है। अब जैसे दक्षिण एशियाई देशों में कौन कौन से आते हैं? जो भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं, जैसे श्रीलंका, नेपाल, भारत, पाकिस्तान, मालदीव, भूटान, ये सारे जो देश हैं, श्रीलंका वगैरह, इन देशों में भारत की रैंकिंग है, भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। इसलिए दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अग्रदूत के रूप में 1941 में देवली योजना तैयार की थी? ये जो देवली योजना थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने शुरू की थी। इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की गई थी। जेपी नारायण वगैरह लोग इसमें शामिल थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कांग्रेस का जो स्वरूप था आम जनता के बीच में ऐसा माना जाता था कि ये अभिजात्य वर्ग से रिलेटेड है, एलीट क्लास, यानी अमीरों की क्लास है, वकील लोग हैं, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं। गांधी जी ने लगातार प्रयास किया था बहुत सारे आंदोलनों के माध्यम से कि जो कांग्रेस है इसके स्वरूप को आम जनता के स्वरूप में बदला जाए, यानी जनता की पार्टी होनी चाहिए। इसी को सामाजिक रूप देने के लिए कांग्रेस सोशलिस्ट की पार्टी की गई थी स्थापना 1934 में, और इसी ने देवली योजना का गठन किया था। इलाहाबाद में आयोजित बैठक के दौरान भी बात की गई थी। अब यहां पर यह समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, डब्ल्यूटीओ ने कृषि समझौते की कौन सी श्रेणी के तहत भारत द्वारा एमएसपी का कार्यान्वयन किया था? यानी कि जो डब्ल्यूटीओ होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है? विश्व के देशों को एमएसपी पे कुछ गाइडेंस देता है, जिसमें आप देखोगे एम्बर बॉक्स हो गया, ग्रीन बॉक्स हो गया, ब्लू बॉक्स हो गया, कोई नहीं। तो कह रहा भारत जो एमएसपी देता है वो डब्ल्यूटीओ के तहत किस बॉक्स के अंतर्गत मान्यताकृत मानी जाती है? तो आप देखोगे डब्ल्यूटीओ
एम्बर बॉक्स में रखता है जो है कि भारत की एमएसपी को, क्योंकि डब्ल्यूटीओ में यह माना जाता है कि जो भी एमएसपी कोई भी देश अपने किसानों का किसी को भी दे रहा है तो असल में ये व्यापार को विकृत करने का कारक माना जाता है। व्यापार को विकृत मतलब क्या होता है कि आप अपने घरेलू उद्योग को तो बढ़ावा दोगे लेकिन बाहरी उद्योगों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, और ऐसे जब सारे देश अपने अपने घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो आयात और निर्यात की स्थिति ठप हो जाएगी। इसीलिए भारत की एमएसपी को एम्बर बॉक्स में रखा था जो कि डब्ल्यूटीओ की नजर से निगेटिव है। अगला प्रश्न है यहाँ पे पत्तन के प्रकार दिए हुए और विवरण की बात की है, जैसे विश्राम पत्तन हो गया, बाह्य पत्तन हो गया, अंतर्देशीय पत्तन हो गया या नौसेना पत्तन हो गया। अब इसमें मिलान करना है कि कौन कौन से आपके मिलान करने पे सही हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पहला वाला अगर आप देखोगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि विश्राम पत्तन, ये वे पत्तन है जहां पर ईंधन भरने के लिए लंगर डालते हैं, ठीक है, जहां पर जहाज जो ईंधन भरने के लिए, तो पहला सही है। जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक देश यूरोप से निकलता है और भारत के अंतर्गत उसे आना है या अफ्रीका की दूरी तय करके आना है, तो एक लंबी दूरी में क्या होता है, ड्राइवर से लेकर जितने चालक परिचालक जितने भी स्टाफ होते हैं थक चुके होते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने जहाज में ईंधन वगैरह भी डालते हैं, कुछ रेस्टोरेंट के रूप में खाना वाना खाते, 2-3 दिन रेस्ट करते हैं। तो वो एक ऐसी जगह ढूंढ रहे होती है जहां पे लगता है कि आधी दूरी भी तय हो चुकी है और पर्याप्त हमें सारी सुविधाएं भी मिल जाए। इसे हम पोर्ट ऑफ कॉल भी कह सकते हैं। साउथ अफ्रीका में एक जगह है पोर्ट ऑफ कॉल के नाम से जानी जाती है, मैंने वर्ल्ड मैपिंग एटलस की जो थी उसमें कंप्लीट कराया था, तो इसको विश्राम पत्तन भी कहते हैं। बाह्य पत्तन की अगर हम बात करें कि यह निर्यात के लिए संग्रहण केंद्र होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, बाह्य पत्तन बल्कि क्या होते हैं, जो गहरे जल के पत्तन होते हैं, जो मुख्य रूप से वास्तविक पत्तन से दूर होते हैं। अब जैसे आप देखोगे कि कोलकाता का जो हुगली पे बना हुआ पत्तन है ये अंतर्देशीय पत्तन हो जाता है, लेकिन इसी तरीके से जो खुले समुद्र में पत्तन बनते हैं जो काफी गहरे होते हैं उनको बाह्य पत्तन कहा जाता है, इसलिए दूसरा वाला गलत है। तीसरे की बात करेंगे, अंतर्देशीय, जो समुद्री तट से दूर अवस्थित पत्तन होता है इसको भी हम अंतर्देशीय पत्तन के रूप में जानते हैं। और नौसेना में केवल सामरिक महत्व के होते हैं, जिसमें पनडुब्बी हो सकती है, राफेल हो सकते हैं, सुखोई हो सकते हैं, ऐसी चीजों का जो है कि वहां पे केंद्र होता है, अर्थात वो आर्मी बेस के रूप में उसे डेवलप किया जाता है, तो यह भी सही है। तो देखो कि पहला, तीसरा, चौथा सही है, अर्थात केवल 3 युग्म ही सही है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोजगार लोच यानी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यह अर्थव्यवस्था की वृद्धि के प्रतिशत के रूप में उनकी जनसंख्या के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की क्षमता की माप होती है। यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलप कर रही है उसी प्रकार से माना जाता है कि जितनी भी उनकी जनसंख्या है क्या उनके लिए भी रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता है कि नहीं। अगर आपकी अर्थव्यवस्था, मोदी जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है और हम अगले 5 सालों में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखते हैं, इट मीन्स कि आपकी अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने वाली है, तो यहाँ पर रोजगार भी लोगों को अधिक से अधिक मिलना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा रोजगार नहीं है, तो हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी जो है वो हमारे यहाँ काम नहीं करेगी। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर पे देखेंगे, कुछ रिपोर्ट्स है और इनके प्रकाशन की संस्थान है, ये कई बार पूछा जा रहा है और मैंने कई बार जो है कि आपको कराया भी है, क्योंकि इनको जो है कि कई बार एग्जामिनर क्या करता है घुमा घुमा के मिलान करने के लिए देता है। अब जैसे यहाँ लिखा है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको कौन जारी करता है? क्या इसको वीपो करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, या विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, क्या ये करता है इसको जारी? तो आप कहोगे नहीं सर ये गलत है, क्योंकि जो इसको जारी करने की संस्था है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसको जारी करती है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो यूएसए के अंतर्गत आती है। और अगर हम बात करें कि विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक, तो इसे जारी करती है कौन? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो। तो देखोगे एक तरीके से ये अपोजिट दे रखे हैं, इसीलिए ना तो पहला सही हुआ ना ही दूसरा। लेकिन तीसरे स्तर पे देखोगे वैश्विक शांति सूचकांक यानी इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और पीस वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए कि शांति वाली जो सूचकांक वो यही जारी करता है, अर्थात केवल एक ही आपका सही है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक की बात करते हैं, तो ये सूचकांक है और ये संकेतक है, तो इसको जारी करने वाली जो संस्था वो तो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अगर भारत की बात करें तो भारत की जो रैंकिंग मिली है 2023 के हिसाब से वो मिली है इसमें 42 नंबर पे। और अगर हम बात करते हैं विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसका भी जो है कि 2023 का जो जारी किया गया वो किसने जारी किया है? तो वो आपके वीपो जारी करता है। ठीक है, आगे चल देते हैं अब हम लोग। अच्छा, ग्लोबल पीस वाले में अगर आप देखोगे तो भारत की जो रैंकिंग दी गई वो दी गई 126। कितनी है? 126 रैंकिंग दी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। क्या कहते हैं? इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्य संख्या 6 यानी SDG 6 के अनुरूप देश के सभी घरों में कार्यात्मक नल के माध्यम से जल आपूर्ति के सार्वभौमिक कवरेज को प्रदान करना। कहने का मतलब ये कह रहा है कि क्या इसका उद्देश्य ऐसा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है SDG नंबर 6, उसके तहत हम देश के सभी घरों में कार्यात्मक नल यानी कि जो काम कर रहा हो, नल से पानी निकल रहा हो, सार्वभौमिक कवरेज कराना है क्या? दूसरा कह रहा है यह पेयजल
यह पेयजल स्रोत संवर्धन, ग्रे जल का उपचार और उसके पुनः उपयोग को सुनिश्चित करता है। तीसरा है, इसमें 2025 तक प्रत्येक घर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर की जल आपूर्ति करने की परिकल्पना की गई है। क्या? तो अगर आप देखोगे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जल जीवन मिशन को जो है कि कब लॉन्च किया गया, तो 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 2019 को। और इसका जो टारगेट रखा गया वो 2025 की अपेक्षा कब रखा गया? 2024 तक, कि भाई 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को नल के माध्यम से 55 लीटर पानी एवरेज जो है कि दिया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है, तो तीसरा तो गलत हो गया, 2025 नहीं है बल्कि 2024 तक का इसका टारगेट है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा तो सही है कि यह पेयजल स्रोत संवर्धन, ग्रे जल का उपचार और उसके पुनः उपयोग यानी कि रीयूजेबल के लायक बनाना होता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम तीसरा स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या इसका उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को प्राप्त करने पर फोकस करता है, तो ऐसा इसका कोई भी टारगेट नहीं है, बल्कि ये घरों में जो है कि दूसरी चीज, ये सभी घरों के कार्यात्मक तो जो है कि नहीं पहुंच पाएगा, धीरे धीरे जो है कि इसमें आगे के घटकों के रूप में से बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए यहां पर आप देखोगे कि पहला भी इसका सही नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ पे कौन सा सही है? केवल दूसरा ही सही है, अर्थात इसका हो जाएगा आंसर ए वाला ऑप्शन। अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सुर्खियों में रहे कि कोशिका मुक्त डीएनए, कोशिका मुक्त यानी कि सेल फ्री जो डीएनए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या यह सेल फ्री डीएनए लार एवं रक्त दोनों में पाया जाता है? सेल फ्री डीएनए, सेल फ्री का मतलब कोशिका मुक्त सामान्य विकास और रोग उत्पत्ति दोनों के दौरान कोशिकाओं से उत्सर्जित हो सकता है, या फिर सेल फ्री डीएनए का उपयोग नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग में किया जाता है, या फिर जो सेल फ्री डीएनए सफल अंग प्रत्यारोपण में सहायक हो सकता है। तो इसके बारे में अगर आप देखोगे कि कौन सा कथन सही है, तो ये चारों ही कथन सही है। हालांकि अगर बात की जाए तो जो डीएनए होता है वो भी एक कोशिका का पार्ट होता है और उसमें कोशिका भी होती है, लेकिन अभी जो तैयार किया गया डीएनए विशेष प्रकार का जिसमें किसी प्रकार की कोशिका नहीं है, उसके संदर्भ में चारों ही कथन सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, कोरल रीफ ब्रेक थ्रू के बारे में बात करेंगे। कोरल रीफ ब्रेक थ्रू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका लक्ष्य 2030 तक कम से कम 1,25,000 वर्ग किलोमीटर उथले जल वाली उष्ण कटिबंधीय प्रवाल भित्तियों को विलुप्त करने से रोकना था, यानी कि विलुप्त जो हो रही है उससे रोकना है। तो अगर आप देखोगे दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि 2030 तक हमने ये टारगेट रखा है, जिसको हम लोग इजिली कह सकते हैं कि हाँ ये 1,25,000 वर्ग किलोमीटर के उथले जल वाली प्रवाल भित्तियों को रोकना है। लेकिन अगर हम दूसरे पहले कथन की बात करें तो क्या इसको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको हम लोग यूनेप कहते हैं, क्या इसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हम कहेंगे कि नहीं, इसके द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि इंटरनेशनल कोरल रीफ इनिशिएटिव नेटवर्क में करीब 45 देश शामिल है और इनके द्वारा जो है कि संयुक्त रूप से शुरू किया गया इसको। तो इस आधार पर देखोगे तो केवल और केवल बी सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल कॉर्पोरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क यानी कि ग्लोबल कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अल्प आय वाले देशों को अस्थिर ऋण का समर्थन करने हेतु शुरू की गई पहल है, या यह मुख्य रूप से केवल मानवीय सहायता से संबंधित क्षेत्रों पर केंद्रित होती है, या भारत इसका सदस्य नहीं है? तो आप देखोगे केवल और केवल तीसरा ही स्टेटमेंट सही है कि भारत इसका सदस्य नहीं है। असल में 1 जून 2015 को ताइवान और यूएसए ने मिक्स रूप से जो है कि इसे स्थापित किया था। किसे स्थापित किया था? GCTF यानी कि ग्लोबल कॉपरेशन एंड ट्रेनिंग फ्रेमवर्क। इसको जो है कि 2015 में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? 2015 में, जिसमें ताइवान भी शामिल था और यूएसए भी शामिल था। और ये अल्प आय वाले देशों के लिए अस्थिर ऋण के अगर हम बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि मुख्य रूप से ये संपूर्ण क्षेत्र में यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र के जितने भी देश हैं उन सभी के लिए जो है कि ये फोकस किया गया था। और दूसरा अगर आप देखोगे कि यह मुख्य रूप से केवल मानवीय सहायता समेत केंद्र, तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर हम इसको देखें तो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ऊर्जा दक्षता, ई कॉमर्स, मानवीय सहायता, आपदा राहत, मीडिया साक्षरता, साइबर सुरक्षा, ऐसे सभी मामलों से संबंधित है। तो इसलिए पहला भी गलत, दूसरा भी गलत और केवल तीसरा ही सही है। आगे देखते हैं, भारत में वस्त्र अपशिष्ट यानी कि टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री से जो वेस्टेज निकलते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसका क्या यूज होता है, कैसे नुकसान पहुंचाता है वो। तो यहाँ कह रहा है विस्कोस आधारित वस्त्र फाइबर पॉलिस्टर आधारित सिंथेटिक फाइबर की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि विस्कोस जैव अनिम्नीकरण वस्त्र होते हैं या मतलब कि जैव अनिम्नीकरण वस्त्र फाइबर होते हैं। भारत में पॉलिस्टर आधारित वस्त्र फाइबर की तुलना में विस्कोस आधारित वस्त्र फाइबर का अधिक उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, क्योंकि अगर देखा जाए
कि भारत में जो दोनों को मिला लिया जाए ना, पॉलिस्टर और विस्कोस, इन दोनों के आधार पर अगर आप देखोगे तो लगभग 94% की हिस्सेदारी है, जिसमें पॉलिस्टर आधारित लगभग 77.5% है। तो विस्कोस कहाँ से अधिक हो गया भाई? विस्कोस का उत्पादन अधिक थोड़ा होता है, बल्कि पॉलिस्टर आधारित होता है हमारे यहाँ। दूसरा, अगर ये कह रहा है कि विस्कोस आधारित जो वस्त्र होते हैं वो फाइबर पॉलिस्टर आधारित सिंथेटिक फाइबर की तुलना में अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि विस्कोस जैव अनिम्नीकरण वस्त्र से संबंधित होते हैं। तो अगर देखा जाएगा कि मानव निर्मित जो फाइबर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंथेटिक और एक होता है सेल्यूलोसिक। और जो सेल्यूलोसिक होता है, यानी कि सेलुलोज से बना हुआ जो फाइबर होता है वो सामान्यतः जैव निम्नीकरण होता है, यानी कि वो डिग्रेडेबल होता है, वो घटक जो है कि समाप्त हो सकता है, विघटन हो सकता है। और जो विस्कोस फाइबर है ये आपका सेलुलोज पे ही आधारित होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कि विस्कोस अजैव निम्नीकरण है, गलत। जैव निम्नीकरण है, यानी कि उसका डिग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इसका डिग्रेडेशन हो सकता है। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। इस आधार पे आप देखोगे तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्यपाल की संवैधानिक भूमिका से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में इस आयोग ने सिफारिश की कि इस भूमिका में नियुक्त व्यक्ति को अपने नियुक्ति से कम 2 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी सलाह दी गई कि राज्यपालों पर संविधान द्वारा निर्धारित भूमिका और प्राधिकारों के अतिरिक्त कार्यभार नहीं डाला जाना चाहिए, जैसा कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपतियों के रूप में कार्य करना। तो ये सारे काम के बर्डन नहीं देने चाहिए। तो ये कौन सी कमेटी ने कहा था? तो ये कहा गया था पुंछी आयोग के द्वारा, जो कि 2007 में जो है कि ये गठित हुई थी और उस समय इसने अपना डिसीजन दिया था इस तरीके के बारे में। अगला प्रश्न आपका 14 नंबर पे। यहाँ पे कुछ घाटियां हैं और वो राज्य हैं, इनसे संबंधित है। जैसे अराकू घाटी के बारे में मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ा था कि यहाँ की कॉफी को क्या मिला है, एक तरीके से जीआई टैग मिला है, और ये अराकू घाटी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ये सही है। केटी घाटी की बात करेंगे तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि तमिलनाडु में स्थित है। जुकू घाटी की बात करेंगे तो ये मणिपुर और नागालैंड के बीच में आती है, न कि अरुणाचल प्रदेश में। तो जुकू घाटी भी गलत है और केटी घाटी भी, केवल एक ही सही है। अगला प्रश्न, पौधों में पोषक तत्वों के परिवहन के संदर्भ में जाइलम में जल में घुलित खनिजों का परिवहन जड़ों से तनों के एक दिशी होता है, और फ्लोएम में कार्बनिक और खनिज पोषक तत्वों का परिवहन जड़ों से तनों के मध्य द्विदिशीय होता है। तो अगर आप देखोगे दोनों ही बातें सही हैं। जाइलम का मतलब होता है जल, ये केवल जल का परिवहन करता है और जल पौधों को प्राप्त होता है मृदा के नीचे से, अर्थात जड़ से तनों की तरफ जाता है एक दिशा में, वो नीचे नहीं आता। और जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का होता है फूड, यानी भोजन जो है कि पत्तियों में बनता है, तो पत्तियों से वो तना होते हुए जड़ तक जाता है, फिर जड़ से लेकर और भी जगह तक जाता है, इसलिए वो दो द्विशीय कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर पे, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता प्राप्त हेतु भारत की ओर से नामांकित किया गया है। बात करते हैं, नामांकित किए जाने वाले 12 किले महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में स्थित है क्या? अगर इसकी बात की जाए तो वहीं सभी 12 किलों का निर्माण पेशवा शासन के दौरान किया गया था। तो आप देखोगे कि अगर इनमें कहा जा रहा है कि क्या सभी 12 किले महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या एमपी में भी स्थित है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि मुख्य रूप से ये जो 12 घटक है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत ही आते हैं पूरे के पूरे, जिसमें आपका शिवनेरी किला हो गया, खंडेरी किला हो गया, रायगढ़ हो गया, और सिंधुदुर्ग हो गया, और पन्हाला किला हो गया, विजयदुर्ग हो गया। 1-2 किले ऐसे हैं जो तमिलनाडु के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम कहते हैं जिंजी किला। क्या कहते हैं? जिंजी किला। तो इसलिए यहाँ पर ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया कि एमपी और कर्नाटक का रोल है ही नहीं। दूसरा है, सभी 12 किलो का निर्माण क्या पेशवा के शासनकाल में हुआ था? तो ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे 17वीं शताब्दी में जब मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज होते हैं, तो उनके दौरान या उनके शासन काल में जो है कि लगभग बहुत सारे जो है कि बना दिए गए थे मुख्य रूप से, तो पेशवा ही केवल इसके लिए जिम्मेदार नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी गलत है, और इस आधार पे आप देखोगे कि 1 और 2 दोनों ही सही नहीं है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाली मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली आयरन बीम ये किस देश से संबंधित है? तो ये इजराइल से संबंधित है। ये इसकी एक हाई एनर्जी लेजर हथियार प्रणाली है, जिसे इजराइल के डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में सुर्खियों में रहे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करेंगे हम? कि चूंकि एसएमआर का मतलब होता है स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स की अधिकतम विद्युत क्षमता 100 मेगावाट है, इसलिए उन्हें मौजूदा ग्रिड में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। तो क्या इनकी बात ये सही है? तो हम कहेंगे कि नहीं सर, इसकी जो विद्युत क्षमता है वो 100 मेगावाट नहीं है, बल्कि 300 मेगावाट जो है कि कितनी है? 300 मेगावाट। तो पहला गलत। और साथ में
स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर्स की बात करें तो रेडियोधर्मी सामग्री के अनियंत्रित रूप से उत्सर्जित होने की संभावना क्या होती है, इसमें कम हो जाती है। तो ये बात सही है कि यहाँ से जो रेडियोधर्मी जो सामग्री होती है उसके अनियंत्रित रूप की उत्सर्जन होने की क्षमता कम होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं फैलाती है। तीसरे की अगर हम बात करें तो एसआरएम जो है पारंपरिक परमाणु रिएक्टरों की तुलना में कम बार ईंधन भरने की आवश्यकता पड़ती है, इसे बार बार ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 और 3 सही है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल 2 सही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 19 नंबर पे 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के संदर्भ में, इस वार्ता में दोनों देश के वाणिज्य और रक्षा मंत्रालय के रक्षा विभाग के मंत्री शामिल होते हैं, तो गलत। इसमें होता है एक डिफेंस और एक होता है विदेश मंत्री, ये 2 लोग शामिल होते हैं, ध्यान देना इस चीज को। एक तो डिफेंस रहेगा रक्षा और दूसरा रहेगा विदेश मंत्री सामान्यतः। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें 2+2 वार्ता 2018 में पहली बार शुरू हुई थी और तब भारत और यूएसए के बीच में शुरू की गई थी। हालांकि अब और भी देशों के साथ की जाती है, जैसे भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू कर दी है, जापान के साथ शुरू किया, रूस के साथ शुरू किया और यूनाइटेड किंगडम के साथ भी शुरू कर दी है। तो इस तरीके से भारत ने इसका और विस्तार किया है, लेकिन सबसे पहले 2018 में शुरू किया गया, जिसमें भारत ने क्या किया, डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को एक साथ बैठा के मीटिंग किया दोनों देशों के लोगों को। तो पहला गलत है। दूसरा, यह वार्ता अनन्य रूप से भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होती, अनन्य रूप से नहीं रह गई है। अब शुरू जो है कि 2018 में जरूर हुई थी, लेकिन अब तो आप देखोगे जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है और रूस भी है, इनके साथ भी की जाती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात हो रही है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हम विचार करना शुरू करते हैं, तो क्या देखते हैं, आईएमएफ कोटे को अमेरिकी डॉलर में दर्शाया गया है क्या, अगर ये बताइए। तो अगर आप देखोगे कि अमेरिकी डॉलर तो केवल एकमात्र डॉलर है, क्योंकि अगर आईएमएफ के कोटे की बात करें तो इसमें एक एसडीआर होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसमें 5 मुद्राएं होती हैं दोस्तों। कौन से 5 मुद्राएं होती हैं, अगर आप उन 5 मुद्राओं को देखना चाहोगे तो उनके नाम मैं आपको लिख देता हूं, आप यहाँ पे याद रख लेना। एक तो रहेगा आपका डॉलर, दूसरा होता है रेनमिनबी यानी कि जो चाइना की होती है, तीसरी आपकी होती है यूरो, ठीक है, यूरो होती है, और चौथी आपकी पौंड होती है, और एक मैंने आपके लिए छोड़ दिए, चलिए मैं बता ही देता हूँ, येन होती है। तो ये 5 प्रकार की मुद्राएं जो है कि इसमें अंतर्गत होती है, केवल अमेरिकी डॉलर नहीं होता है, तो ये गलत है। अलग अलग सदस्य देशों का कोटा वैश्विक अर्थव्यवस्था में देश की सापेक्ष स्थिति पर आधारित होता है, जिसमें जीडीपी को सर्वाधिक भारांश दिया जाता है। तो क्या दूसरा स्टेटमेंट सही कि जिस देश की जीडीपी ज्यादा होगी उस देश को जो है कि ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। तो इस आधार पे आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल अलग अलग देशों का जो कोटा होता है निर्धारित करने के लिए ये देखा जाता है कि किसी देश की जीडीपी कितना है, तो उसके आधार पर उसे हम वैल्यू देते हैं। तो ये दूसरा हो गया। वर्तमान में भारत आईएमएफ में तीसरा सबसे बड़ा कोटा धारक देश है, तो हम कहेंगे तीसरा नहीं है दोस्तों, भारत का जो कोटा का हिस्सा है वो करीब 8वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पे किसका आता है, अगर आप पहले नंबर पे देखोगे तो पहले नंबर पे आपको देखने को मिलेगा यूएसए, उसका सबसे अधिक कोटेदार होती है। धीरे धीरे चाइना भी जो है कि अब उसे बीट कर रहा है, यानी चाइना जो है कि सबसे अधिक अपना कोटा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत तो बहुत कम रहता है, तो केवल एक ही सही है। अगला प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सुपर ड्रोन प्रोजेक्ट्स की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। तो इसकी व्याख्या करता है पूर्ण सूर्य ग्रहण का अवलोकन करने और विश्लेषण करने के लिए जो नासा की एक परियोजना है, ये इससे संबंधित है, सुपर ड्रोन प्रोजेक्ट। अर्थात इसमें यह कहा गया कि हम सूर्य ग्रहण जब होता है तो उसकी पूरी अवलोकन करेंगे, उसका पूरा अवशोषण मतलब कि ऑब्जर्वेशन करेंगे, विश्लेषण, उसके लिए इसको तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त में से कितने देश मध्य एशियाई फ्लाई वे पहल का भागीदार हैं। तो आप देखोगे रूस, यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया और भारत। तो इसमें कौन कौन से देश जो है कि इसमें शामिल होते हैं, अगर हम देखें सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो कि इस पहल का उद्देश्य मध्य एशियाई फ्लाईवे पर प्रवासी पक्षियों के संरक्षण कार्यों को मजबूती प्रदान की जाएगी। और ऐसा जो है कि ये प्रोजेक्ट भारत ने जो है कि पहल की थी इसके लिए। तो यहाँ अगर आप देखोगे कि इसमें मुख्य रूप से कई सारे देश आते हैं, जैसे भारत, ईरान, इराक, कजाकिस्तान, नेपाल, ओमान, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, और सऊदी अरब, ये सब मुख्य मुख्य देश आते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडोनेशिया शामिल नहीं है। तो रूस हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, भारत हो गया, लेकिन इंडोनेशिया नहीं होता है, इसलिए केवल और केवल 3 सही हो जाएगा, 22 का सी। अगला प्रश्न यहाँ पे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। अब यहाँ पर आपका अगला जो प्रश्न है ये आपके लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 आया था, इससे संबंधित प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है, इस अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा जो नियुक्त एक समिति के माध्यम से केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति की रूपरेखा दी गई। ध्यान से समझना, सीबीआई के बारे में पूछा जा रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम 2010 के संदर्भ में FCRA विदेशी स्रोतों से प्राप्त दान की सभी राशियों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया है। ध्यान देना, सभी राशि की बात कर रहा है। फिर है इसमें अभियोजन लंबित होने पर भी संबित की जो संपत्ति की कुर्की
और जब्ती का प्रावधान है, यानी कि जो अभियोजन है जिसके ऊपर आरोप लगा है और उसका मुकदमा अभी लंबित है, अभी ये घोषित नहीं है कि वो आरोपी है कि नहीं, क्या उस दौरान भी उसकी संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा या कुर्क कर दी जाएगी। और लोकपाल किसी भी लोक सेवक के खिलाफ स्वयं जांच शुरू कर सकता है, किसी भी लोक सेवक के खिलाफ। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से सही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक एक करके, तो देखिए पहला क्या लिखा है, इस अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा जो नियुक्त एक समिति के माध्यम से सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की रूपरेखा रखी गई है। यह बात सही है, बिल्कुल सही है। और अगर उसमें टीम की बात करोगे तो 3 सदस्यीय समिति होती है, उसी की सिफारिश पे सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति होती है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्चतम न्यायालय के कोई वरिष्ठ न्यायाधीश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये लोग जो है कि इसमें शामिल हो सकते हैं, तो ये तो ठीक है। दूसरा कह रहा है विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत विदेशी स्रोतों से प्राप्त दान की सभी राशियां नहीं होती दोस्तों। अगर किसी व्यक्ति को 10 लाख से ऊपर प्रति वर्ष प्राप्ति हो रही है विदेशी स्रोत से, तब उसको लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाया जाएगा और उस पर जांच होगी। तो सभी नहीं, ये गलत है। तीसरा, इसमें अभियोजन लंबित होने पर भी संपत्ति की कुर्की और जब्ती का प्रावधान दिया गया है। तो हाँ, तीसरा स्टेटमेंट को बिल्कुल सही है कि अगर वो संपत्ति भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई है तो फिर चाहे वो लंबित ही मामला हो, चाहे वो दोषी पाया जाए चाहे ना, लेकिन उसकी संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। चौथा यहाँ पे कह रहा है, तो ये तीसरा भी सही है, पहला सही है, तीसरा सही है। नेक्स्ट दे रहा है कि लोकपाल किसी भी लोक सेवक के खिलाफ स्वयं जांच शुरू कर सकता है क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं, लोकपाल किसी भी लोक सेवक के खिलाफ स्वयं जांच नहीं कर सकता जब तक उसके पास किसी प्रकार की शिकायत ना आए। जब शिकायत आएगी तभी तो करेगा। तो इसलिए चौथा भी गलत है, इसलिए केवल 2 सही है, 1 और 3। नेक्स्ट आपसे पूछा रहा है, वीपीएन की बात की जा रही है, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आजकल जो साइबर क्राइम्स होते हैं ना, जिसमें लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता, उसे वीपीएन का यूज किया जा रहा है इसमें। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ देखो कि यह किसी भी भौतिक सर्वर की उपस्थिति के बिना कार्य कर सकता है। यह भौतिक सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। यह विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल परीक्षण और डिबगिंग अनुप्रयोगों को संभव बनाता है। डिबगिंग मतलब वायरस के रूप में। तो यहाँ पर देखोगे क्या पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो आप समझ लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सामान्यतः क्या होता है, जो साइबर अटैक करते हैं, जो हैकर होते हैं, वो लोग सामान्यतः इसका यूज करते हैं। तो देखिए, भौतिक सर्वर के संसाधनों का तो इसमें उपयोग करना पड़ेगा ना, उसकी उपस्थिति के बिना कैसे आप काम कर सकते हो। तो इस तरीके से ये गलत। दूसरा है, अगर आप देखोगे कि यह भौतिक सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। तो हाँ, दूसरा स्टेटमेंट तो सही है कि यह बिल्कुल उच्च सुरक्षा प्रदान करता है। और तीसरा भी सही है कि यह किसी प्रकार से जो कंप्यूटर प्रोग्राम का जो पुनर्निरीक्षण करता है, डिबगिंग करता है, तो ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, अर्थात केवल 2 सही है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वेस्टर्न इक्वाइन इंसेफेलाइटिस वायरस संक्रमण, जिसको हम लोग वीव भी कहते हैं, वीव, इसके बारे में कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह एक ऐसा रोग है जो मच्छर के काटने से होता है। बिल्कुल सही बात है, ये मच्छर के काटने से ही दोस्तों होता है, और लोगों काटने से लोगों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। तो ये दोनों लोगों को प्रभावित कर सकता है, जंतु को भी और जानवर इंसान को भी। तो ये तो सही है पहला। दूसरा, मुख्यतः अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्रों में पाता है, नहीं, यह मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्रों में, कभी कभी कनाडा और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया गया है, और कहीं पे भी प्राप्त नहीं होते। तो मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा से ही संबंधित है। तीसरा गलत। और इसके संक्रमण मनुष्यों और घोड़ों के यकृत को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। तो ये यकृत को नहीं प्रभावित करते, बल्कि आपके शरीर के अंतर्गत जो न्यूरोलॉजिकल सीक्वेंस होती है ना, उसको प्रभावित कर देता है, यानी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे भ्रम पड़ता है, कोमा, गर्दन में अकड़न, दौरे, ये सारे लक्षण होते हैं। अब गर्दन में अकड़न क्यों होती है? जब आपका स्पाइनल, जो कि न्यूरो सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब ये डिसबैलेंस होता है, तब जो है कि आपकी गर्दन में अकड़न होती है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए यकृत यानी लीवर को नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम को जो है कि प्रभावित करता है। तो केवल और केवल 1 सही है, पहला वाला। अगला यहाँ पे दिया, सुर्खियों में कुछ स्थल हैं जिसके बारे में देशों में पूछा जा रहा है, वो चर्चा में थे, इसलिए क्या ये सही है कि नहीं। जैसे कैरियन की बात करें, साल्टन सागर की बात करें, और डुक्म बंदरगाह की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे मेरे दोस्त, कैरियन की बात करेंगे तो ये ट्यूनीशिया के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल सही बात है। असल में क्या था कि इसके पुराने शहर के चारों ओर एक प्राचीन दीवार का हिस्सा ढह गया था, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर के अंतर्गत इसको रखा गया था। ठीक है, फिर भी इसकी जो है कि कारीगर इसकी मरम्मत कर रहे थे, जो यूनेस्को के, तो इसलिए सही है। दूसरा, साल्टन सागर की बात करेंगे तो ये यूएसए के अंतर्गत ही आती है, और लिथियम का इससे निष्कर्षण जो है कि निकाला गया, यानी ये माना गया कि जो साल्टन सागर है, इससे लिथियम की प्राप्ति हो सकती है। अब मैंने वर्ल्ड मैपिंग आपको कराई है, सबसे पहले मैंने नॉर्थ अमेरिका ही कराई थी। आप जाके मैपिंग की क्लास को देख सकते हो, बहुत ही बेस्ट तरीके से एटलस के माध्यम से कराई है। पूरी एटलस जो आपके पास रहती है ना मेज पे, उसी में मैंने कराया। तो वहां जाके देखो साल्टन सी कहाँ देखने को मिलता है, तो वहां से आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तीसरा, डुक्म जो बंदरगाह, ये सऊदी अरब से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये आपके भारत से ही संबंधित है। किससे संबंधित है?
तो ये आपका ओमान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओमान से। तो ये गलत है, तो इसलिए केवल दो सही हैं, पहला और दूसरा ही सही है। अगला प्रश्न 27 नंबर पे, वेनेडियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेनेडियम एक संक्रमण धातु है जिसे भारत सरकार द्वारा पहचाने गए 17 महत्वपूर्ण खनिजों में से एक सूचीबद्ध किया गया। चीन इसका सबसे बड़ा निर्यातक है और ब्राजील सर्वाधिक वेनेडियम भंडार के साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। यद्यपि यह अत्यंत तन्य और आघात वर्धनीय भी है, फिर भी इसका उच्च सुदृढ़ता भार अनुपात इसे ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और विमानन उद्योगों के लिए उपयोगी बनाता है। तो केवल इसके लिए दोस्तों पहला ही स्टेटमेंट सही है, मतलब एक स्टेटमेंट सही है। अगर हम बात करें तो भारत ने इसको 17 महत्वपूर्ण खनिजों की लिस्ट में शामिल नहीं किया है, बल्कि 30 जो महत्वपूर्ण खनिजों की लिस्ट उसने अलग से बनाई ना, उसमें इसको शामिल किया गया। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे चीन के पास सबसे बड़ा निर्यातक है क्या? तो बिल्कुल नहीं। चीन के पास जो है कि सबसे अधिक भंडार है और वो सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जबकि निर्यातक कौन होता है? ब्राजील। यानी ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। निर्यातक ब्राजील है लेकिन भंडार और उपभोक्ता चीन सबसे ज्यादा करता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे की बात करेंगे कि ये अत्यंत तन्य यानी कि बहुत लंबी, मतलब इसकी इलास्टिसिटी बहुत है और आघात वर्धनीय यानी किसी भी प्रकार के चोट को सह सकती है, इसको नुकसान बहुत कम होता है, तो इसलिए ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, विमानन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो केवल तीसरा सही है, अर्थात एक सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 28, भारत में यूरोपीय लोगों के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कार्टाज जारी करने की परंपरा शुरू की, या कार्टाज व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, और एशियाई समुद्र में जहाज के आने जाने का एक प्रकार का ये परमिट था और इसके न होने पर लूटपाट कर ली जाती थी, जहाज को जब्त भी कर लिया जाता था। तो ये व्यवस्था पुर्तगालियों ने शुरू की थी। किसने? पुर्तगालियों ने, जिसको कार्टाज व्यवस्था भी कहते थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका 29 नंबर पे, भारतीय अर्थव्यवस्था में घाटे के प्रकार और उनके घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जैसे राजकोषीय घाटा उधार को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर होता है क्या? यानी कि अगर हम उधार को छोड़ दें तो राजकोषीय घाटा क्या हो जाएगा? क्या कुल व्यय जितना हुआ है और कुल प्राप्ति जितना हुआ है उसके बीच में जो अंतर आ रहा है वही राजकोषीय घाटा होता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये बात सही है। दूसरे की अगर हम बात करें कि प्राथमिक घाटे में केंद्र सरकार के ब्याज भुगतान के दायित्व तो शामिल होते हैं क्या? नहीं, इसमें शामिल नहीं होते हैं जो है कि, ठीक है, ध्यान देना कि इसमें जो ब्याज का जो भुगतान करना होता है इसमें इसके दायित्व तो ये शामिल नहीं होते हैं, तो ये गलत है। प्रभावी राजस्व घाटे में केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया अनुदान इसमें शामिल होता है। तो आप कहोगे नहीं, इसमें अनुदान भी शामिल नहीं होता इस तरीके का, बल्कि ये जो काम होता है ये प्रभावी राजस्व नहीं बल्कि राजस्व घाटे में बस सिंपल होता है। अब आ जाइए, तो ये भी गलत है, तो केवल एक स्टेटमेंट ही सही होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 30, स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूनिकॉर्न के संदर्भ में हमसे बात की जा रही है। क्या है यूनिकॉर्न? यूनिकॉर्न निजी तौर पर संचालित एक स्टार्टअप है जिनका मूल्यांकन कम से कम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होता है, यानी कि जिसकी वैल्यू होती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट की कि विश्व में सर्वाधिक यूनिकॉर्न भारत में है क्या, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। यूनिकॉर्न की अगर हम बात करें तो सामान्यतः माना जाता है कि निजी तौर पे संचालित स्टार्टअप तो है, लेकिन इनका जो मूल्यांकन होता है यानी कि इनकी जो वैल्यू मार्केट होती है वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होती है। 100 बिलियन नहीं बल्कि कितनी, 1 बिलियन जो है कि अमेरिकी डॉलर होती है। और जब फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न भारत का 101वें नंबर का यूनिकॉर्न बना था तो खुद जो है कि मंत्रालय के एक मंत्री ने संसद में खड़े होकर जो है कि उसका नाम लिया कि भारत में लगातार यूनिकॉर्न विकसित हो रहे हैं, जिसमें फिजिक्स वाला भी एक नया यूनिकॉर्न के रूप में शामिल हुआ है। जी हाँ, अलग पांडे जी के नेतृत्व में जो फिजिक्स वाला संस्था चलाई जा रही है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर यह स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा, विश्व में सर्वाधिक जो यूनिकॉर्न है दोस्तों वो यूएसए के अंतर्गत आते हैं, भारत के अंतर्गत नहीं। भारत इसमें कौन से नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे आपका यूएसए आता है, दूसरे नंबर पे आपका चाइना आता है और तीसरे नंबर पे आपका आता है इंडिया। ठीक है, यूएसए में शायद मुझे जहां तक पता है कि 667 के आसपास जो है कि स्टार्टअप ऐसे हैं जो यूनिकॉर्न की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है आपका 31 की, यहाँ पे भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ शब्दावलियां दी गई हैं और इसका अर्थ दिया गया, तो मिलान करना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। तो जैसे अगर कह रहा है कि निक्षेप वाणिक, ठीक है, निक्षेप वणिक की बात कर लो चाहे जिस तरीके से, तो ये समानता क्या होता है? एक व्यापारियों का समूह उभरा होता है जो बैंकिंग और उधार देने में पारंगत होते हैं। तो ये बटाईदार कोई किसान नहीं होते, बल्कि वणिक लिखा हुआ है। वणिक का मतलब ही होता है व्यापारी, जो क्या करता है? समानता उधार वगैरह देता है लोगों को, बैंकिंग की तरह काम करता है। तो ये गलत हो गया। काशार्पण की बात करेंगे तो बिल्कुल सही है, ये सिक्के को ही कहा जाता है। और स्कंदवार की बात करेंगे तो सैन्य शिविर से संबंधित होता है। तो इसलिए यहाँ पे केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है 1306 से 1312 के मध्य की अवधि के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। और क्या विचार हम करने लगते हैं
कि इस आक्रमण के दौरान द्वार समुद्र और देवगिरी राज्यों को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया गया था क्या। दूसरा है, काकतीय राजवंश के प्रताप रुद्र ने मलिक काफूर के नेतृत्व वाली अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में जितने भी राज्यों को पराजित किया था उन सभी पर फिर कब्जा कर लिया। ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में जितने भी राज्यों को पराजित किया उन सभी पर कब्जा जो है कि कर लिया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट तो सही है कि इस आक्रमण के दौरान द्वार समुद्र और देवगिरी ने क्या की थी, दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। यह बात बिल्कुल सही है। ठीक है, 1306-7 में जो है कि हुआ था, और इसका जो नेतृत्व किया था देवगिरी में, ये मलिक काफूर ने ही इसका नेतृत्व किया था इस आक्रमण का। आगे अगर हम देखें, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि काकतीय राजवंश के प्रताप रुद्र ने मलिक काफूर के नेतृत्व वाली अलाउद्दीन खिलजी की सेना को क्या पराजित कर दिया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। बल्कि काकतीय वंश के प्रताप रुद्र को पराजित किया था मलिक काफूर ने, यानी ये खुद पराजित हुआ था, मलिक काफूर तो वहां जीत जाता है। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण में जितने भी राज्यों को पराजित किया था, क्या उन पे सभी पे उसने कब्जा कर लिया था, तो ऐसा नहीं है। बल्कि वहां के राजवंशों को कोई हटाने का प्रयास नहीं किया, बस क्या किया कि उनसे धन की उगाही की और कहा कि आपको वार्षिक रूप से जो है कि जो भी पैसा कमाएंगे वो आपको देते रहना है, जो है कि वार्षिक रूप से। ठीक है, ये चीज जो है कि करनी थी, तो इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। तो क्या हो जाएगा, केवल पहला ही हो जाएगा। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये आपके समुद्रगुप्त से संबंधित है, जो ऐतिहासिक मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में भी क्या करता है समुद्रगुप्त, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहते थे उसे, ग्रहण मोक्षानुग्रह। अर्थात जिन राज्यों को आप जीत लेते हो तो बस उसमें आप अपना रुतबे को बढ़ाते हो और वहां से जो कुछ पैसा मिलता है उसको लेते हो, फिर उनके राज्य को वापस देते हो। आप उनके राज्य को कोई छीनने या कब्जा करने की कोशिश नहीं करते हो। अब यहाँ पे अगले स्टेटमेंट को देखते हैं, क्या कह रहा है अगला स्टेटमेंट। विटामिन B12 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के बारे में बात करते हैं। इसे कोबालामीन के नाम से भी जाना जाता है, इसे कोबालामीन के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। B12 को कहा भी जाता है। पर्याप्त पोषण अनुपूरक या फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के बिना वीगन या शाकाहारी आहार में पर्याप्त B12 आपूर्ति की कमी हो सकती है, जिससे विटामिन की कमी का खतरा बढ़ जाता है। तो यह भी सही बात है भाई, फोर्टिफाइड जो चावल वगैरह होते हैं, जो भी खाद्यान्न होते हैं, इसमें जो है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरी है, यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो मुख्य रूप से पशु आधारित खाद्य पदार्थों में विद्यमान होता है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कि आपको पता है कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ठीक है, ये जो विटामिन है ये आपके वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी के जितने भी कंपोनेंट्स आते हैं, B1, B2, B3, B4, ये सारे के सारे, और विटामिन सी, ये दोनों आपके जल में घुलनशील है। तो भाई ये तो विटामिन क्या कह रहा है कि वसा में घुलनशील है, ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला जो पद है लीड IT 2.0, ये किसे संदर्भित है, तो यह निम्न कार्बन उत्सर्जन की दिशा में ट्रांजिशन को तीव्र करने वाली एक वैश्विक पहल है। तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1929 की हार्टोग समिति किससे संबंधित है। जब 1929 में इस समिति का गठन किया गया था तो मुख्य रूप से शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में विकास पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए इसको गठित किया गया था कि किस प्रकार से जो है कि शिक्षा में आप जो जो चेंजेस कर सकते हो उसके बारे में बात थी। अगला प्रश्न 36, यहाँ पे कुछ आदिवासी आंदोलन या विद्रोह है और उनका मिलान करना है कि किन क्षेत्रों में शुरू हुए थे। अगर आप देखोगे कि हेरेका आंदोलन 1920 के दशक में हुआ था, तो ये मुख्य रूप से मणिपुर के जिले में ही हुआ था, मतलब कि जहाँ पे जो गौडिन्यू के चचेरे भाई थे हाइपदो, इनको जो है कि इनके नेतृत्व में किया गया था। तो ये 1920 के दौरान ही हुआ था। फिर आगे जब जदुनांग की मृत्यु हो जाती है तो फिर रानी गौडिन्यू जो है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाती हैं और गांधी जी ने फिर उन्हें रानी का दर्जा दिया जो है कि। दूसरा अगर हम बात करें देवी आंदोलन 1922-23, क्या ये आपके बिहार में हुआ था, तो ये गलत है। ये आपका हुआ था गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पे, दक्षिणी गुजरात में हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। बोगटा आंदोलन की बात करेंगे यानी बोगटा विद्रोह की बात करेंगे तो इसको आप देखोगे छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही हुआ था मुख्य रूप से, जिसमें जो जमींदार वगैरह थे इनको निष्कासित कर भूमि आदिवासियों के प्राचीन अधिकार को फिर से प्राप्त करता नहीं, आदिवासियों को देना था। तो इसलिए केवल पहला सही है, तीसरा सही है, केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कठपुतली कला के बारे में पूछ रहा है। कठपुतली कला चादर बादर के संदर्भ में आपको बताना है। इसका प्रदर्शन भारत की संथाल जनजातियों के द्वारा किया जाता है, यह बात बिल्कुल सही है। जो चादर बदोनी कहते हैं इसको स्पेशली, ये स्वदेशी संथाल कठपुतली की एक कला है और ये जनजातियों की पहचान भी है उससे। तो पहला तो सही है। चादर बादर में कठपुतलियां हमेशा पशुओं की चमड़ी से बनाई जाती है क्या, यह बात गलत है, क्योंकि यह इसमें तकनीकी कौशल दिखाते हैं, वो कारीगरों द्वारा निर्मित होती है। स्पेशली ये बांस और लकड़ी से बनी होती है जो लगभग 8 से 9 इंच ऊंची होती है। 8 से 9 इंच मतलब मान के चलो 1 फीट के आसपास की होती है, लेकिन ये बांस और लकड़ी से बनती है, पशुओं की चमड़ी से नहीं बनती है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो केवल पहला सही होगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में राष्ट्रीय दल की मान्यता के संदर्भ में आपको बताना है। कम से कम 3 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त दल को राष्ट्रीय दल माना जाता है। ये बात गलत हो जाएगी, कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी को, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा दे दिया गया, जो बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी मानी जाती है कि 2013 में गठन हुआ, 2012-13 में, और जल्दी जल्दी इसने अपने प्रचार प्रसार को किया, लोगों के बीच में काम करके अपनी मान्यता को स्थापित किया, और 4 राज्यों में से क्षेत्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त था, राज्य स्तर का, इसलिए इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया। और ऐसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखोगे नॉर्थ पीपल्स पार्टी के रूप में है, एनपीपी के रूप में, तो उसे भी मिला है। तो ये तो गलत हो गया पहला स्टेटमेंट कि यहाँ पे 3 नहीं बल्कि 4 राज्यों में होना चाहिए। यहाँ पे राष्ट्रीय दल के स्टार प्रचारकों की जो संख्या होती है वो अधिकतम 40 हो सकती है। क्या राष्ट्रीय दल बनने पे आप अधिकतम 40 स्टार प्रचारक रख सकते हो? स्टार प्रचारक का मतलब होता है राजनीतिक दल घोषित करते हैं कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो आपकी पार्टी में बहुत कद्दावर हैं या बहुत जो है कि लोकप्रिय हैं। अगर उनकी हम जनसभा कराएंगे, मीटिंग्स कराएंगे, तो लोग उनसे प्रभावित होंगे ताकि इलेक्शन में उनकी पार्टीज को अधिक से अधिक वोट मिल सके। अभी जैसे लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है, इस समय भाजपा सरकार के द्वारा आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, तो ये तो सही है। अगला देखा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में 10 से अधिक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है क्या? तो हम कहेंगे कि नहीं दोस्तों, बल्कि 10 से कम लिखना चाहिए था, यानी 6 केवल राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और वो 6 कौन सी है? जैसे बीजेपी हो गई, फिर कांग्रेस हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हो गई, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो ये 6 पार्टियां, तो इसलिए केवल यह भी गलत, यह भी गलत, केवल और केवल एक सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और उपर्युक्त नगरों में से कितने गोदावरी नदी के तट पे हैं? नांदेड़, भद्राचलम, विजयवाड़ा। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे कि गोदावरी के तट पे आपको नांदेड़ भी मिलेगा, और नांदेड़ कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है नांदेड़। ठीक है, और भद्राचलम की बात करेंगे तो भद्राचलम की अगर हम बात करें तो ये तेलंगाना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तेलंगाना के अंतर्गत। और इसके बाद अगर आप बात करोगे विजयवाड़ा की, तो विजयवाड़ा स्पेशली आंध्र प्रदेश के अंतर्गत कावेरी नदी पर है, ना कि गोदावरी। तो ये गलत हो जाएगा, तो केवल 2 आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर। क्या कहता है 40 नंबर? यहाँ पे एक कल्चर के बारे में दिया हुआ है, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पुराट टुक्कुली के बारे में बात कर रहा है। तो यह केरल की एक लोक नाट्य कला है, यह बात सही है। यह केवल महिलाओं के द्वारा संपादित की जाती है अगर इसकी बात की जाए तो। हालांकि ये देखा जाए तो दलित वर्ग के द्वारा जो है कि संपादित की जाती है, और उसमें अगर आप देखोगे कि क्या इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, महिला, यहाँ कह रहा है केवल महिला, तो ये गलत हो जाएगा। केवल महिला ही नहीं बल्कि इसमें पुरुष और महिला दोनों लोग जो है कि प्रतिभाग कर सकते हैं, तो केवल एक सही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है, तटीय जल कृषि प्राधिकरण की बात करेंगे, कोस्टल एक्वा कल्चर जो होता है अथॉरिटी के बारे में। क्या यह एक वैधानिक निकाय है? जल शक्ति मंत्रालय के तहत संचालित होता है। इसका उद्देश्य तटीय जल कृषि में उपयोग किए जाने वाले जलीय जीवों और पौधों के आयात और निर्यात को विनियमित करना है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो आप देखो कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसको वैधानिक जो बनाया गया था, तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम एक्ट 2005 के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा अगर हम बात करें कि ये जल शक्ति मंत्रालय के तहत नहीं था दोस्तों, तटीय जल कृषि यानी कृषि से संबंधित हो जाएगा, जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो दूसरा गलत है, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तीसरे की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि तटीय जल कृषि में उपयोग किए जाने वाले जो भी जलीय जीव हैं और पौधे हैं, उनके आयात निर्यात को रेगुलेट किया जाए। ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे जीवों और पौधों का प्रयोग करने लगे इसमें लोग खेती के दौरान, जो कि ऑलरेडी वल्नरेबल कंडीशन में है, यानी जिनकी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पे है, और अगर इनका प्रयोग किया जाएगा तो हम इनकी प्रजाति को संरक्षित कर पा रहे हैं कि नहीं, ये चीजें जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए तीसरा भी सही है, पहला भी सही, दूसरा गलत है। तो केवल 2 स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका आरबीआई से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वित्तीय संस्थानों द्वारा फ्लोटिंग रेट पर दिए गए ऋणों को भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत रेपो दर जैसे बाह्य बेंचमार्क से लिंक करने के संदर्भित करती है, और यह मौद्रिक नीति के प्रभावी संचरण को भी सुनिश्चित करता है। तो भाई जो एक्सटर्नल यानी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क जो लैंडिंग होती है, कहने का मतलब हो गया कि अगर भारत सरकार विदेश से किसी संस्था से कोई भी ऋण लेती है तो उसके लिए एक मानक होगा कि उससे नीचे ऋण नहीं ले सकते या इससे कम रेट पे नहीं ले सकते। इसके बारे में आपका आरबीआई जो है कि इसको संदर्भित करता है, और ये मौद्रिक नीति को प्रभावी करने का महत्वपूर्ण उपकरण है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर पे। यहाँ पे समर्पित मालवाहन गलियारा है, और ये किसको किसको जोड़ता है ये आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे कि
पूर्वी समर्पित मालवाहन गलियारा क्या ये लुधियाना को दानकुनी से जोड़ता है? लुधियाना को दानकुनी से। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो पूर्वी गलियारा है जो दादरी से शुरू होता है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई को जोड़ने वाला, नहीं ये नहीं, ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये बल्कि दूसरे वाले के बारे में मैंने पढ़ लिया कि दादरी से मुंबई के लिए तो पश्चिमी समर्पित गलियारा रहेगा, जो पूर्वी गलियारे दादरी से, हाँ ये सही है दोस्तों, ये भी सही है और ये भी सही है कि लुधियाना से दानकुनी को जोड़ता है, ये भी सही है। ठीक है, जो दानकुनी है वो स्पेशली पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, तो ये इसके अंतर्गत हो गया। लेकिन तीसरा गलत है कि पूर्वी तटीय जो गलियारा है वो खड़गपुर से कन्याकुमारी को नहीं जोड़ता है, वो खड़गपुर से कन्याकुमारी को नहीं जोड़ता, बल्कि खड़गपुर से विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश तक को ही जोड़ता है, वो नीचे नहीं जाता। तो तीसरा गलत है, केवल यहाँ पे 2 स्टेटमेंट ही सही हो जाएंगे। अगला यहाँ प्रश्न है 44 नंबर पे कि लौह अयस्क उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। और क्या हम विचार करने लगते हैं कि लौह अयस्क मुख्य रूप से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट नामक लौह ऑक्साइड से बना होता है। फिर भारत लौह अयस्क उत्पादन में आत्मनिर्भर है और यह विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। कैप्टिव खदानों को अधिशेष लौह अयस्क के 50% तक के भाग को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए पहले नंबर पे देखिए तो लौह अयस्क मुख्य रूप से मैग्नेटाइट और हेमेटाइट नामक लौह ऑक्साइड से बनता है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों क्वालिटी आधारित होते हैं, एक हेमेटाइट होता है और एक मैग्नेटाइट होता है, यह बात सही है। दूसरा, भारत लौह अयस्क उत्पादन में आत्मनिर्भर है और विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन है, ये तो बात गलत है भाई, क्योंकि अगर देखा जाए कि दुनिया के आधार पे तो विश्व में जो है कि 4थे नंबर पे भारत आता है। हालांकि आत्मनिर्भरता तो दिखाता है कि भारत जो है कि अपने लौह अयस्क की जो आपूर्ति वो अपने आधार पे ही कर लेता है, वो कहीं से आयात नहीं करता मुख्य रूप से, बल्कि वो निर्यात में भी जो है कि 7% तक का योगदान देता है। लेकिन अगर हम कहें कि ये उत्पादन के रूप में पहले नंबर पे, तो ये गलत हो जाएगा, ये 4थे नंबर पे है। और अगर हम अगले स्टेटमेंट को देखें, कैप्टिव खदानों को अधिशेष लौह अयस्क के 50% तक के भाग को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई है, तो ये बात सही है, पहला और तीसरा सही है, अर्थात कि यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा कि केवल 2 ही युग्म सही हैं आपके। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है अपना अगला प्रश्न। यहाँ डेल्टा के बारे में दिया जा रहा है और उससे संबंधित नदियों के बारे में पूछा जा रहा है। जैसे चापाकार या धनुषाकार डेल्टा, कुछ इस तरीके से जो है कि डेल्टा बनता है और यहाँ पे जो है कि नदियां आती हैं और इस तरीके से जो है कि ये धनुषाकार जो है कि डेल्टा बना देती है। इसको कहा जाता है धनुषाकार, जो धनुष के आकार का दिखता है। तो यहाँ पर अब आपको मिलान करना है। तो टाइबर नदी धनुषाकार या चापाकार बनाती है, तो हम कहेंगे कि नहीं। अगला देखते हैं, ज्वार नदमुख की बात करेंगे तो सीन नदी क्या ऐश्वरी बनाती है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा अग्रवर्धी नील नदी बनाती है, नहीं। पंजाकार के रूप में मिसिसिपी बनाती है, बिल्कुल सही, मैक्सिको की खाड़ी में बनाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ज्वार नदमुख डेल्टा जो है वो फ्रांस की सीन नदी हो गई, इंग्लैंड की टेम्स नदी हो गई, ये सारे के सारे ज्वार नदमुख डेल्टा बनाते हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 ही केवल सही रहेगा। अगला प्रश्न है पादप प्लवकों के संदर्भ में, तो इसमें कह रहा है पादप प्लवकों के बारे में अगर हमसे पूछा जा रहा है तो हम क्या बताएंगे यहाँ पर कि वे स्थलीय पादपों के समान होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है और उन्हें जीवित रहने और वृद्धि करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि पादप प्लवक का मतलब क्या होता है, जिसको शैवाल कहते हैं पादप प्लवक। एक होता है जंतु प्लवक जिसको हम प्रवाल कहते हैं, और जो समुद्रों में पाए जाते हैं उन्हीं को तो पादप प्लवक कहते हैं। तो सामान्य भाषा में से शैवाल ही कहा जाता है, जो हरी पत्तियों से समेत होते हैं। वे अनियंत्रित रूप से अगर विकसित हो सकते हैं और हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन का रूप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, और इसको कहा जाता है सुपोषण की क्रिया कहा जाता है, ठीक है, जो हानिकारक होती है, तो ये भी सही है। डायनोफ्लैजेट्स और डायटम पादप प्लवकों के 2 मुख्य वर्ग हैं, यह भी सही है। तो सभी के सभी तीनों ही यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 47 नंबर पे, आधुनिक भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो अब आपको सारी घटनाओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना की गई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1932 में की गई थी। मद्रास लेबर यूनियन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1918 में की गई थी, मद्रास लेबर यूनियन की, जो कि कर्नाटक के अंतर्गत थी। और दक्षिणेश्वर बम कांड की बात करेंगे जो कि राजेंद्र लाहिड़ी का जो जन्म था वो 1892 में हुआ था पावना के जिले में। तो इन्होंने क्या किया था कि जब काकोरी षड्यंत्र हो रहा था 1925, उसी के बाद जो कई सारे और क्रांतिकारी थे जो राजेंद्र लाहिड़ी से संबंधित थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, तो इन्हें दक्षिणेश्वर में एक बम फैक्ट्री से गिरफ्तार कर लिया गया था बम बनाते हुए। तो इसी को हम दक्षिणेश्वर बम कांड भी कहते हैं, और ये समानता आपके 1925-26 में हुआ था। फिर जतिन नाथ ने जो भूख हड़ताल की थी वो की थी, कब की थी वो आपको पता होना चाहिए कि जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था लाहौर
पुलिस ने गिरफ्तार किया था जो है, तो 13 जुलाई 1929 को जो है कि इनके साथ गलत व्यवहार किया गया था, एक राजनीतिक कैदी के रूप में व्यवहार नहीं किया गया था, तो इसीलिए 13 जुलाई 1929 को इन्होंने एक हड़ताल की थी, 1929 को। अब आप बताइए कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन की मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 48 नंबर पे देखते हैं, लाभ का पद, इसके बारे में बताना। क्या कह रहा है लाभ का पद? लाभ का पद शब्दावली को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, क्या यह बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो ठीक है, इसको तो परिभाषित नहीं किया गया है, किंतु यह परिभाषा न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है, संविधान में इसके बारे में कहीं बात ही नहीं है। तो पहला तो स्टेटमेंट सही। दूसरा, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास ऐसे कानून बनाने का अधिकार है जो कुछ पदों को लाभ के पद के दायरे से उन्मुक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि उनसे छूट प्रदान करते हैं। तो क्या ये भी स्टेटमेंट सही है? तो हम कहेंगे बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है। तीसरा, लाभ के पद के आधार पर राज्य विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के अंतिम प्रश्न पर निर्णय राज्य उच्च न्यायालय का होता है क्या? क्या उस पर हाईकोर्ट जो है कि निर्णय करेगा? तो बिल्कुल नहीं, उस पर जो है कि अंतिम रूप से जो निर्णय होता है वो राज्यपाल का होता है। और अगर यही मामला लाभ के पद का संसद के अधीन होता है, यानी केंद्र के स्तर पर, तो राष्ट्रपति उसका अंतिम रूप से निर्णय करते हैं। तो ये गलत है। लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में विशेष रूप से निर्भरता के मानदंड के रूप में लाभ का पद भी शामिल किया गया क्या? तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से नहीं है, लेकिन हाँ कोई कहीं ना कहीं कई सारे मामलों को जोड़ के देख लिया था, लेकिन लाभ के पद को स्पष्ट रूप से कोई निर्धारित मान्यता या परिभाषा नहीं दी गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल कितने सही होंगे? 1 और 2 सही होंगे, अर्थात 48 का 2 ही केवल सही होंगे, बी। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों के संदर्भ में सोवा रिगपा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोवा रिगपा के बारे में बात करेंगे तो सोवा रिगपा परंपरागत रूप से भूटान, मंगोलिया और मध्य एशिया के कुछ अन्य हिस्सों में प्रचलित यह पद्धति थी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, और भारत में भी इसका जो उद्भव हुआ था वो लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी व्यक्ति का ज्योतिषीय मूल्यांकन विश्लेषण सोवा रिगपा के तहत निदान संबंधी एक अद्वितीय उपाय है, तो ये भी कह सकते हो कि हाँ यह भी स्टेटमेंट आपका सही है, तो इसलिए पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे आगत कीमत है और वितरण है। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं, कुछ काम भी है मुझे, और इस वजह से हम लोगों ने जो 49 क्वेश्चन किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना और इसका रिवीजन करिए। और इसके जो बचे हुए सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, 50 क्वेश्चंस कल आपको मिलेगी। हालांकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप टेस्ट पेपर जो है कि रेगुलर क्यों नहीं कराते हो, तो मैं एक दिन का गैप करता हूँ ताकि आप लोगों को भी अपने से एनालिसिस करने का टाइम मिल सके। जैसे आप अपने से PDF से पेपर कर रहे हो या हार्ड कॉपी पेपर कर रहे हो, कोई अगर डाउट हो रहा है तो आपने वीडियोज़ को देख लिया, क्लास को देख लिया कि हाँ यहाँ पर सर ने कैसे बताया है। और अगर आप रेगुलर टेस्ट पेपर करने मैं अगर कराऊंगा तो आप रेगुलर जो है कि बोर हो जाओगे, क्योंकि डेली यूट्यूब पर टेस्ट पेपर नहीं हो पाते हैं। हाँ आप अपनी प्रैक्टिस में जो है कि जो जरूर रखिए, रेगुलर टेस्ट पेपर प्रैक्टिस में रखिए, लेकिन मैं अल्टरनेट एक दिन के गैप पे कराता हूँ, और जिससे आप लोगों की कंसिस्टेंसी बनी रहे और एक दिन के गैप पे आराम से आप कर सकोगे। लेकिन कल मैं गैप नहीं करूंगा, कल इसका सेकंड पार्ट लाकर आपको दे दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।